आज हम बात करेंगे फॉर्म RD1 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल होता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन 6 पॉइंट्स के बारे में। क्या होता है फॉर्म RD1, किस किस पर्पसेस के लिए फॉर्म फाइल होता है, नॉर्मल फीस क्या है, ड्यू डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म RD1 फाइल करते वक्त हमें ध्यान रखने हैं, क्या प्रोसेस है RD1 फॉर्म फाइल करने का MCA V3 में, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस फॉर्म को भरते वक्त हमें ध्यान रखने हैं। और हाँ, इसी के जैसा मिलता जुलता है एक फॉर्म है LLP फॉर्म 23। सो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है हम इस वीडियो में इसके बारे में भी समझेंगे। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल मंजू शर्मा के साथ। सो आइए डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इन 6 पॉइंट्स के बारे में। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके फॉर्म RD1 के बारे में। अच्छा, क्या आप सब लोगों को पता है रिसेंटली अभी अगस्त में एक नया चेंज आया था RD1 फॉर्म में। एग्जैक्टली ये वाला चेंज भी हम इस फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं कि RD1 में अभी गवर्नमेंट ने MCA ने क्या बेसिकली चेंज इंट्रोड्यूस करा है। सो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डिस्कस करते हैं हम पहला अपना क्वेश्चन। पहला है RD1 फॉर्म क्या होता है, क्या इसके पर्पसेस हैं। अगर मैं बात करूं RD1 फॉर्म जो है एक फॉर्म होता है जो रीजनल डायरेक्टर के पास जाता है जिसमें हम अप्रूवल लेकर आते हैं, अप्रूवल ऑर्डर लेकर आते हैं और कौन कौन से केसेस के लिए हम ये RD1 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फॉर्म फाइल करते हैं। ये बेसिकली 5 केसेस हैं जिसके लिए ये RD1 जाता है। पहला केस है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, change in financial year, conversion of public company into a private company, notice of approval of the scheme filed in form CAA 11 and last है other purposes। So ये basically 5 purposes होते हैं जिसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं अप्रूवल सीक करने। जब हमें अप्रूवल मिल जाती है तो हम आगे नेक्स्ट अपना स्टेप करते हैं। अब जो अभी हमने बात करी कि रिसेंटली एक नया चेंज आया है, वो क्या चेंज है। एक नोटिफिकेशन आया था GSR 579E 26 अगस्त 2025 को। सो उसमें क्या बेसिकली इंट्रोड्यूस करा गया है। अगर आप सबको पता होगा बिकॉज आप RD1 फॉर्म फाइल करते होंगे, तो अभी तक RD1 में सिर्फ कंपनीज को ही अलाउड था ये एप्लीकेशन फाइल करना। अब इस नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पर LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है एज अ एप्लीकेंट, वो भी RD1 फॉर्म फाइल कर सकती हैं। और एक और नया चेंज क्या है, अदर एंटिटीज को इंक्लूड करा है। अदर एंटिटीज लाइक पेन के थ्रू या फिर अदर रजिस्ट्रेशन के थ्रू RD1 के पास अगर कोई ऑर्डर लेकर आना चाहते हैं तो वो वाला चेंज इंट्रोड्यूस करा जो कि 15 सितंबर 2025 से इम्प्लीमेंट हो चुका है फॉर्म RD1 में। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड है अब इसमें फीस क्या होती है हमारी। व्हाट इज फॉर्म फाइलिंग फीस, इज देयर एनी लेट फी फॉर डिले, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दिस फॉर्म। सो अगर मैं नॉर्मल फीस की बात करूं, हमारा जो गवर्निंग रूल है कंपनीज फीस रूल, उसके हिसाब से हमारी MCA के सारे फॉर्म्स की पेमेंट होती है। सो नॉर्मल फीस कंपनी एंड LLP पे क्या लगती है वो स्क्रीनशॉट 1 में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट 1 है, ये बेसिकली टेबल 1 है जो फी रूल में हमें दिया गया है। अब ये जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी फीस यहाँ पर लगती है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो फीस लगती है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं RD1 तो आपकी फीस आनी कितने वाली है। तो बेसिस ऑन ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपकी इस तरीके से ये फीस कैलकुलेट होती है। सो अप टू 25 लाख है तो 2000, 25 to 50 लाख, ये सारी इस तरीके से ये फीस कैलकुलेट होगी। बट ये है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। बट अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस केस में फिक्स फीस लगेगी 2000, या सेक्शन 8 कंपनी है तो उसमें भी आपकी 2000 फीस लगने वाली है। सो ये बेसिकली इसके हिसाब से फीस कैलकुलेट होगी। LLP की मैं बात करूं, LLP में भी सेम ही है, बट यहाँ पर अगर आप जाएंगे यहाँ पर
सो एलएलपी में जो फीस लगेगी, हमने अभी कंपनी के बारे में बात करी, कंपनी में ऑथोराइज शेयर कैपिटल के हिसाब से लग रही है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लगेगी। सो अगर किसी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन 25 लाख है तो उसको 2000 तक की फीस पे करनी है एंड देन अकॉर्डिंगली ये आगे लगेगा। सो अगर यहाँ पर मैं अदर्स या रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम फाइल कर रही हूँ तो उस केस में 2000 फिक्स फीस लगने वाली है। हाँ, यहाँ पर एक रेड कलर में मैंने मार्क कर रखा है स्मॉल और ओपीसी के केस में ये जो फीस दे रखी है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए 2000, 1000, 5000, 2500, यहाँ पर देखिए इस वाले में। सो ये मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन किट में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये वाली जो फीस है वो यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ओपीसी और स्मॉल कंपनी में इंस्ट्रक्शन किट में जो RD1 में फीस दी हुई है वो सही है या नहीं। बिकॉज अगर आप फी रूल देखेंगे तो फी रूल के हिसाब से ये वाली जो इंस्ट्रक्शन किट में फीस मेंशन है ये नहीं होनी चाहिए। सो MCA को रिक्वायरमेंट होगी इस फॉर्म को देखकर इंस्ट्रक्शन किट चेंज करने की। तो आइए वापस चलते हैं हम अपने उसमें। अभी हमने नॉर्मल फीस की बात करी, नॉर्मल फीस किस हिसाब से कैलकुलेट होती है। अगर हम एडिशनल फीस की बात करें, इस फॉर्म में कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगती। सो चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर आपका डेट एक्सपायर्ड हो गया है तो आपको एडिशनल फीस नहीं लगने वाली। पर एक अच्छी बात यह है कि इस फॉर्म का एक ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन में आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये फॉर्म ही नहीं फाइल करने देगा। फॉर्म फाइल नहीं हुआ तो एडिशनल फीस लगेगी नहीं इस केस में। अब क्या है वो ड्यू डेट, यहाँ पर देखिए ड्यू डेट यहाँ पर मेंशन कर रखी है। सिंस फॉर्म RD1 is used for different purposes, it does not have a single universal due date. But as per instruction kit page number 10, the date of authorization of filing shall not be preceded beyond 30 days before the date of filing of this application. Which means आपकी जो ऑथराइजेशन डेट है, मतलब आप बोर्ड को जो ऑथराइज करते हो इस फॉर्म को फाइल करने के लिए, वो 30 डेज से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए। आइए स्क्रीनशॉट में देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर फीस रूल के टेबल भी दिए हैं कि हमारा जो फीस रूल है उसमें टेबल क्या ये दे रखी है। तो आप यहाँ पे ये कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जो हमारा लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर ये इस तरीके से, LLP के केस में इस तरीके से। सो स्क्रीनशॉट 2 में देखिए, यहाँ पर हमने एक The date of authorization of filing shall not be preceded beyond 30 days before the date of filing of this application. मतलब अगर आपका 31वां दिन हो जाएगा तो आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर एडिशनल फीस नहीं लग रही है। सो कंक्लूजन क्या हुआ, आपको 30 डेज में ये फॉर्म फाइल करना है इन एनी केस। सो हमने सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर कर लिया है, क्या फीस थी नॉर्मल, एडिशनल फीस क्या थी और ड्यू डेट क्या होने वाली है। आइए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं, क्योंकि आपको पहले ही रेडी रखने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब आप फॉर्म RD1 फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं बात करूँ कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, मैंडेटरी फॉर पर्पस 2। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो आपको सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच करनी है जो कि मैंडेटरी होगी। कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन मैंडेटरी है पर्पस 3 के लिए, मतलब जब आप कन्वर्जन कर रहे हैं पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन एज अ मैंडेटरी अटैचमेंट आपको यहाँ पर लगाना है। कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट पर्पस 3 के लिए मैंडेटरी है, ये भी यहाँ पर कन्वर्जन के लिए, मतलब पर्पस 3 के लिए बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये आपके पास रेडी होना चाहिए जब आप फॉर्म फाइल करो। कॉपी ऑफ अप्रूव्ड स्कीम फाइल्ड इन फॉर्म नंबर CAA 11, तो ये पर्पस 4 के लिए एप्लीकेबल है। ऑथराइजेशन लेटर जो है पर्पस 1 के लिए है, मतलब जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम करते हो, और या फिर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट है, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट अगर अदर्स है तो उस केस में आपको ऑथराइजेशन लेटर मैंडेटरी है। ऑप्शनल अटैचमेंट में अगर आपको कुछ और अटैचमेंट लगानी है किसी भी पर्पसेस में तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, तो ध्यान रखिए आपके पास ये हैंडी होने चाहिए जब आप फॉर्म RD1 फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 9 में भी इंस्ट्रक्शन किट में ये सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं, इसीलिए मैं हर अपनी वीडियो में हमेशा बोलती हूँ आप इंस्ट्रक्शन किट ज़रूर रेफर करिए। इंस्ट्रक्शन किट में बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए
ये अगर मैं बात करूं अटैचमेंट, यहाँ पर अटैचमेंट में हमें ये सारी की सारी चीजें दे रखी हैं कि किस किस की रिक्वायरमेंट कब कब होगी। सो ये हमारा अटैचमेंट का सेक्शन है और ये कब कब रिक्वायरमेंट होगी ये सारा का सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइल द फॉर्म, कैसे करेंगे इस फॉर्म को फाइल। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर अभी हमने बात करें 5 पर्पसेस है जिसमें हमारा जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 पांचों पर्पसेस में सेम होने वाला है। सो अभी हम 1 बाय 1 सारे पर्पसेस को समझेंगे, बट हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 ऑलमोस्ट सारे पर्पसेस में सेम होने वाला है। सो स्क्रीनशॉट देखते हैं, ये हमारा स्टेप 1 है। सबसे पहले आपको कैटेगरीज में सेलेक्ट करना है। सो देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया ना सितंबर में जो अभी अमेंडमेंट आया है, तो सबसे पहले कंपनी ही था RD1 में, अब LLP एंड अदर्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वो क्यों इंट्रोड्यूस करा है, सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में कवर करेंगे इसको इंट्रोड्यूस क्यों करा गया है। सो आपको क्या करना है, आपको कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है एंड देन सिन प्रीफिल करना है। जैसे ही आप सिन प्रीफिल करेंगे बेसिस ऑन आपका नेम एंड एड्रेस जो है वो प्रीफिल हो जाएगा। सो ये आपका बेसिकली स्टेप 1 है। सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑप्शंस कंपनी, LLP, अदर्स। मेंशन सिन नंबर और LLP in case of LLP in field number 1. In case of applicant, category selected as others, either PAN number और registration number. फिल नंबर 2 आपका ऑटो प्रीफिल हो जाएगा जैसे अभी हमने नीचे बात करी, पर अगर यहाँ पर अगर अदर्स सेलेक्ट करेंगे, अदर्स के केस में प्रीफिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि MCA डेटाबेस में ना सिर्फ कंपनी और LLP की इंफॉर्मेशन है, इसीलिए फिल नंबर 2 जो है वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगा। बट अदर्स के लिए आपको मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी, जो भी आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है। स्टेप 3, सेलेक्ट वन ऑफ द पर्पसेस आउट ऑफ द 5% मेंशन दिस फील्ड। सो अब पर्पस 1 की हम बात करते हैं। ये वाले जो ऊपर वाले स्टेप थे अभी हमने करे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये कॉमन होने वाले हैं सारे पर्पसेस के लिए। अब यहाँ पर पहला पर्पस हम डिस्कस करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। अगर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम सेलेक्ट करा है तो ये सारी की सारी फील्ड्स आपको फिल करनी मैंडेटरी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको RD1 फॉर्म फाइल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज मैंने यहाँ पे पर्पस वाइज कौन कौन सी फील्ड ओपन होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या फीस लगने वाली है, पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको इस वीडियो में समझाया गया। सो मैंने पर्पस सेलेक्ट करा रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। इस केस में आपकी जो फील्ड ओपन होगी, फील्ड नंबर 5A एंड 5B, आपको इसमें सिन कंपनी का मेंशन करना है जिसके अगेंस्ट में आपको रेक्टिफिकेशन करना है, एंड बेस्ड ऑन सिन आपका नेम ऑफ द कंपनी जो है वो प्रीफिल हो जाएगा MCA डेटाबेस में। बट ध्यान रखिएगा, एक्टिव प्लीज एंश्योर दैट द सिन एंटर्ड इन दिस फील्ड शुड बी आइदर एक्टिव और डॉर्मेंट। मतलब अगर आपकी कंपनी इनएक्टिव हो चुकी है, स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, एमलगमेशन हो चुकी है, तो वो वाली सिन यहाँ पर नहीं लेगा। तो सिन का जो स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए या डॉर्मेंट होना चाहिए। सो आइए एक बार स्क्रीनशॉट में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर पर्पस सेलेक्ट करा, पर्पस सेलेक्ट करने के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम सेलेक्ट करा। इसके बाद मेरी फील्ड नंबर 5A एंड 5B ओपन होती है। मैंने सिन डाला, सिन के बाद मेरा जो नेम है वो MCA डेटाबेस से ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगा। फील्ड 5A और 5B के बाद मेरे को फील्ड नंबर 10 फिल करना है, उसमें मुझे ग्राउंड्स मेंशन करने हैं, ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन। आइए वापस चलते हैं। सो पहला हमारा क्या था, फील्ड नंबर 5A एंड 5B एंड फील्ड नंबर 10। Grounds for filing the application shall be provided in this field. If saving the page gives an error, technical error occurred, then attach the grounds as an optional attachment, as this field has a limitation of character limit. So this is very important. इसमें है ना कुछ लिमिट्स दे रखी है कैरेक्टर्स की, आई थिंक 500 या 1000 कैरेक्टर, 1000 या 4000 कैरेक्टर्स की लिमिट होगी। सो उस केस में जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे आपको एरर दिखाने लगेगा, टेक्निकल एरर अकर। अब आपको लगेगा वो MCA का एरर है, तो जनरली टेक्निकल एरर आ रहा है तो वो उस फील्ड का पर्टिकुलर एरर है,
तो आप क्या करिएगा, कुछ कंटेंट हटा दीजिएगा और जो बाकी रिमेनिंग कंटेंट होंगे वो आप ऑप्शनल अटैचमेंट में लगा दीजिएगा। या आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एज पर अटैच्ड एनेक्शर 1 या जो भी आप देना चाहते हैं, तो आप डिटेल अपनी एनेक्शर में दे दे रादर देन इस फील्ड में मेंशन करने की जगह। अदरवाइज आपको ये एरर आने वाला है अगर आप बड़ा कंटेंट इस फील्ड में डालेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर पिंक जितने भी मार्क्ड है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हमने ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 5 देखा था कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है इस फॉर्म को फाइल करते वक्त। सो जितने भी आपको पिंक मार्क दिख रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जब भी आप फॉर्म बनाएंगे ना, इस पिंक मार्क को स्किप नहीं करना है, ध्यान से रेफर करना है। सो नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन। सो अभी हमने फील्ड नंबर 5, फील्ड नंबर 10, अब नेक्स्ट जो हमारा फील्ड फिल करेंगे इसमें डिक्लेरेशन। सेव द फॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट पेज, देन मूव टू द सेकेंड पेज। जैसे हम सेकेंड पेज पे आएंगे, हमें रेजोल्यूशन नंबर डालना है, डेट ऑफ मीटिंग डालनी है जिस डायरेक्टर को हमने ऑथराइज करा है। चेक द फर्स्ट डिक्लेरेशन बॉक्स एंड प्रोवाइड द डेजिग्नेशन एंड रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो हमको डिक्लेरेशन बॉक्स पे चेक क्लिक करना है। अब फर्स्ट डिक्लेरेशन बॉक्स ही चेक करना है, मतलब बेसिकली क्लिक करना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ध्यान रखने के लिए, इन केस ऑफ कंपनी, डायरेक्टर और मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी, CFO और CO shall be selected. In case of company LLP, designated partner shall be selected. In case of applicant is others, then applicant और authorized representative shall be selected. मतलब आपने जो कैटेगरी ऊपर सेलेक्ट करके आए हो, कंपनी सेलेक्ट करके आए हो, तो ये सारी डेजिग्नेशन इस वाली फील्ड में सेलेक्ट करनी है। अगर आपने एप्लीकेंट LLP सेलेक्ट करा है तो DP सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अदर सेलेक्ट करा था तो अदर्स के केस में एप्लीकेंट और AR सेलेक्ट करना है इस डिक्लेरेशन के नीचे वाली सबसे लास्ट वाली फील्ड में। सो ये आपका स्क्रीनशॉट है, ये हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पर्पस के बारे में, जो कि है चेंज इन फाइनेंशियल ईयर। अब हमने अभी ऊपर बात करी थी, हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सेम रहने वाला है। बस स्टेप 3 में हमें पर्पस 2 सेलेक्ट करना है, चेंज इन फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी फील्ड ओपन होंगी, फील्ड नंबर 6। फील्ड नंबर 6 क्या है, बिगिनिंग डेट एंड एंड डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। अब ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है हमें एरर आता है, जो डेट है बिगिनिंग वो डिफरेंट होनी चाहिए एग्जिस्टिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर है जनवरी टू दिसंबर है और यहाँ पर मैं जनवरी टू दिसंबर लिखूंगी तो मुझे एरर आएगा। तो जो डेट है वो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर डेट से डिफरेंट होनी चाहिए। देन फील्ड नंबर 8, फील्ड नंबर 8 में मुझे मेंशन करना है डेट ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड मोड ऑफ रेजोल्यूशन। मोड ऑफ रेजोल्यूशन आपका फिजिकल है या सर्कुलर है, एंड देन नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखिए, मेरे को बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट मेंशन करनी है, रेजोल्यूशन का मोड क्या था, कितनों ने वो वोट जो है वो कास्ट करा फेवर में, कितनों ने अगेंस्ट में। तो ये मेरी बस 2 फील्ड मेंशन करनी है और मेरा जो है फॉर्म फिल हो जाएगा। ये बहुत इजी फॉर्म है और अगर मैं बात करूँ इस फील्ड को ध्यान रखोगे आप आराम से इस फॉर्म को भर पाओगे। पर हाँ, जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने पिंक कलर में मार्क कर रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें एरर आता है, फिर हम टिकट रेस करते हैं, 2 दिन तक वेट करते हैं टिकट का रेजोल्यूशन का। तो अगर आपको यहाँ पर ही ये चीज़ों का पता चल जाएगा तो आप इजीली टिकट डालने वाले से बच जाएंगे। अच्छा, फील्ड नंबर 10 सेम एज एक्सप्लेन इन पर्पस 1। यहाँ पर फील्ड नंबर 10 भी ओपन होगा। फील्ड नंबर 10 अभी हमने ऊपर बात करा कि जो आपका लेंथ है, लेंथ आप ध्यान से मेंशन करिएगा। फील्ड नंबर 13A में ये देखिए, डिटेल्स ऑफ एनी प्रीवियस एप्लीकेशन मेड विद इन लास्ट 5 years फॉर चेंज इन फाइनेंशियल ईयर एंड आउटकम देयर ऑफ। अब पिछले 5 सालों में हमने
सो अगर पिछले 5 सालों में हमने इस पर्पस के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन लगाई थी RD1 की, सो वहाँ पर हमें उसका डिटेल मेंशन करना है और उसमें आउटकम क्या आया था कि आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया था, ऑब्जेक्शन आया था, तो वो हमें यहाँ पर डिटेल मेंशन करनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी फिल नंबर 10 की तरह इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप इस बॉक्स में लिखेंगे वो विद इन द कैरेक्टर लिमिट होना चाहिए। अगेन आप इसे भी वैसे ही करिए जैसे फिल नंबर 10 में ऊपर एक्सप्लेन करा है, एज पर अटैच्ड एनेक्सल 2, बिकॉज अगर आपको टेक्निकल एरर आएगा तो फिर आप ये फॉर्म नहीं फाइल कर पाएंगे। हर बॉक्स में यहाँ पर लिमिटेशन है कैरेक्टर्स की। फिर आपका डिक्लेरेशन पार्ट जो है वो सेम रहने वाला है जैसे हमने ऊपर बात करी। थर्ड पर्पस है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट कंपनी। सो हमारे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सेम रहेगा। पर्पस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो अभी हमने पर्पस फाइल कर रहे हैं, पब्लिक कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट कंपनी। सो यहाँ पर जो फील्ड पॉपअप होंगी वो होंगी फील्ड नंबर 7, फील्ड नंबर 9, फील्ड नंबर 10। सो फील्ड नंबर 7 में सेलेक्ट यस इफ द कंपनी इज सेक्शन 8 कंपनी, एज सेलेक्ट नो। यहाँ पर देखिए जो भी आपकी टाइप ऑफ कंपनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फील्ड नंबर 9 में बिकॉज आप कन्वर्जन कर रहे हो तो आपने MGT 14 फाइल करा होगा, तो उस MGT 14 का SRN देना है और आपको यहाँ पर SR की डेट मेंशन करनी है। सो ये आपका फील्ड नंबर 9 हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम रूल 41 देखेंगे ना, वहाँ पर हमें बोलता है कन्वर्जन की जो एप्लीकेशन है वो हम 60 डेज में लगा सकते हैं। तो अगर आप ये फॉर्म फाइल करोगे 60 डेज के बाद ना, तो ये आपका फॉर्म फाइल नहीं होगा। तो मेक श्योर आप जो फॉर्म ये फाइल कर रहे हो ना, विद इन द 60 डेज ऑफ पासिंग योर SR होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने 60 डेज के बाद यहाँ पर ये डेट डाली, मुझे यहाँ पर ये एरर दिखाने लगेगा। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फील्ड नंबर 11 ओपन होगा। फील्ड नंबर 11 में आपको क्या करना है, बिकॉज इसमें हमने कॉपी ऑफ SR डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी मांगा था एंड एडवर्टीजमेंट की कॉपी। सो एडवर्टीजमेंट की आपको बेसिकली डेट मेंशन करनी है। 2 लैंग्वेज में हमें ये एडवर्टीजमेंट देनी होती है और 21 डेज बिफोर द फाइलिंग RD1। सो मेक श्योर आपका जो 21 डेज जो पीरियड है वो मैच कर रहा हो यहाँ पर, नहीं तो आपको यहाँ पर एरर दिखाने लगेगा। जैसे अभी ऊपर एरर आया ना, सो यहाँ पर भी एक एरर मैसेज आता है इस फील्ड पर, वो आपको एरर मैसेज शो करने लगेगा। सो 21 डेज का आपको यहाँ पर टाइम पीरियड कंप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको एरर मैसेज दिखाया हुआ है। सो ये एरर मैसेज आने लगेगा, तो मेक श्योर ये जो टाइमलाइन है 21 डेज का आप कंप्लाई करें। फिर इसके बाद आपका फील्ड नंबर 12 खुलेगा इसमें। अब फील्ड नंबर 12 में क्या होगा, फील्ड नंबर 12 में बेसिकली आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं, फील्ड नंबर जो 12 में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको इस तरीके से बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, इस बॉक्स में आपको मेंशन करना है डिटेल्स कि आपकी पर्टिकुलर्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स क्या है, एंड अकॉर्डिंगली सो अकॉर्डिंगली आपको ये वाली डिटेल्स देनी है। अब अगर मैं बात करूं जो इस टेबल में ना बेसिकली ऐड, डिलीट, डाउनलोड, एक्सेल, ये सारे के सारे टैब ओपन होने वाले हैं आपके। अब आपको क्या करना है, डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करेंगे आपकी टेम्पलेट एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। आपको उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको उसे इंपोर्ट करना है। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे ना, ये आपकी एक्सेल इस तरीके से ओपन होगी। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर आपकी ये सारी की सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पर अगर आपको कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने गलत कर दिया या कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप रह गई, क्योंकि ये आपका एक्सेल से इंपोर्ट करके लेकर आ रहा है जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको कुछ रह जाता है तो आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन के केस में आपको फिर से डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड एक्सेल पे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और फिर आपको इंपोर्ट करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन फील्ड नंबर 13 हमारी सेम है कि हमें, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि 5 साल में आपने एप्लीकेशन लगाई है चेंज इन फाइनेंशियल ईयर के लिए, सो यहाँ पर भी आपको ये वाली डिटेल देनी है कि आपने एप्लीकेशन लगाई है कन्वर्जन के लिए, लगाई थी तो उसका आउटकम क्या आया है, तो ये भी एज पर अटैच्ड एनेक्शन करिएगा, अदरवाइज आपको टेक्निकल एरर आएगा बिकॉज यहाँ पर भी कैरेक्टर्स लिमिट की लिमिटेशंस है। फिर हमारा डिक्लेरेशन पार्ट है, डिक्लेरेशन हमारा सेम रहने वाला है जैसे अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में, पर्पस 1 में हमने समझा था। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ अप्रूवल, ये हमारा फोर्थ पर्पस है। अब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इसमें भी सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आपको पर्पस 4 सेलेक्ट करना है। पर्पस 4 सेलेक्ट करने के बाद हमारी फील्ड नंबर 14 ओपन होगी। 14 में आपको नंबर ऑफ ट्रांसफरर मेंशन करना है और जितने आप मेंशन करोगे अकॉर्डिंगली नीचे आपकी उतनी फील्ड जनरेट हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको सिन मेंशन करके नेम ऑफ द कंपनी मेंशन कर, नेम ऑफ द कंपनी ऑटो प्रिफिल हो जाएगी मास्टर डेटा से बेसिकली। ये वाला बहुत इजी है, बस आपको एक ही फील्ड यहाँ पर भरनी है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन पार्ट है, डिक्लेरेशन आपकी सेम रहेगी जैसे पर्पस 1 में हमने समझा था। नेक्स्ट पर्पस है पर्पस 5, वो अदर्स है। अदर्स में भी आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सेम रहने वाला है। सो यहाँ पर जो फील्ड ओपन होगी वो फील्ड नंबर 4 ओपन होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, फील्ड नंबर 4 ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर बेसिकली ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर आप फील्ड नंबर 4, 4A, 4B यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेक्शन, रेलिवेंट सेक्शन मेंशन करना है और फील्ड नंबर 10 हमारा सेम है जैसे अभी हम ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एज पर अटैच्ड एनेक्शन करके मेंशन करना है, अदरवाइज आपका टेक्निकल एरर आ सकता है। ये देखिए इस तरीके का एरर आएगा, अगर आपने लेंथ ज़्यादा मेंशन कर दी ना, टेक्निकल एरर अगर, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। सो आप इसको किस तरीके से करिएगा, आप एज पर अटैच्ड अटैचमेंट करिएगा। तो ये हमारा पर्पस नंबर 4 कंप्लीट होता है। उसमें डिक्लेरेशन अगर हम बात करें, डिक्लेरेशन सेम रहने वाली है जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस करी थी। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द की पॉइंट्स टू फिल दिस फॉर्म। अभी तक हमने सारे पर्पसेस को कैसे फाइल करना है, कौन कौन से फील्ड ओपन होंगे, वो सारी हमने इस वीडियो में बात करी। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, जितने भी पिंक में मार्क्ड है पूरे इस वीडियो में वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपको स्पेशल अटेंशन देनी है फॉर्म को फिल करते वक्त। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RD1 एंड LLP फॉर्म 23। सो लास्ट पर्पस है हमारा डिफरेंस क्या होता है फॉर्म RD1 और LLP फॉर्म 23 में। आप भी इन दोनों फॉर्म को एक बार ही ओपन करिएगा और आप देखिएगा आपको क्या डिफरेंस नजर आते हैं। सो अगर मैं मोटा मोटा डिफरेंस की बात करूं, फॉर्म LLP 23 is used when a company, LLP, other entity finds that a newly registered LLP has a name that is too similar to theirs. This form allows them to apply for an order directing the LLP to change its name. मतलब अगर मैं बात करूं, फॉर्म LLP 23 कंपनी फाइल कर सकती है, LLP फाइल कर सकती है, अदर एंटिटी फाइल कर सकती है, बट ये जो तीनों के तीनों फाइल करेंगे वो किसके लिए फाइल करेंगे, सिर्फ एक ही पर्पस के लिए फाइल कर सकते हैं। किस चीज के लिए, कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग LLP थी और इन तीनों में से उस एग्जिस्टिंग LLP का नाम मैच करता था, तो उसके लिए फॉर्म LLP 23 फाइल कर सकते हैं कि उस रिजेंबलिंग LLP के नेम को चेंज करने का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करे। दूसरा RD1 की अगर हम बात करें, RD1 में भी हमारा यही है A company is required to file an application to the RD for seeking approval order in case of rectification of name, change in financial year, conversion of public company into private company and others. So यहाँ पर अगर हम बात करें सिर्फ चेंज नेम के लिए LLP फॉर्म 23 फाइल होगा, बट यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ नेम के लिए तो होगा ही होगा, उसके अलावा 4 और पर्पस के लिए हम CG के पास जा सकते हैं। मेन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, अभी जैसे मैंने बताया मेन डिफरेंस यही है
कि 23 जो है वो एग्जिस्टिंग अगर कोई LLP है उसके नेम को चैलेंज करने के लिए फाइल करा जाता है। और जो RD1 है, RD1 जो फाइल होता है, जो हमने 4 पर्पस डिस्कस करे हैं उसके लिए फाइल होगा, और एग्जिस्टिंग कोई सिमिलर नेम है उसको चैलेंज करने के लिए RD1 फाइल होगा। तो अगर मोटा मोटा बात करें, जो फॉर्म 23 है वो अगेंस्ट द LLP फाइल होगा, और RD1 जो है अगेंस्ट द कंपनी फाइल होगा। मतलब एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है उसके अगेंस्ट में अगर आपको नेम चेंज करना है तो आपको RD1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग LLP है को आपको नेम चेंज मतलब बेसिकली ऑर्डर लेकर आना है तो उसके लिए आपको फॉर्म 23 फाइल करना है। क्योंकि दोनों में सेम है, यहाँ पर भी कंपनी LLP एंड अदर्स है, यहाँ पर भी कंपनी LLP एंड अदर्स है। देखिए यहाँ पर फॉर्म का मैंने आपको लेआउट दे रखा है, ये LLP फॉर्म 23 का लेआउट है। यहाँ पर देखिए तीनों कैटेगरी है हमारी, LLP, कंपनी, अदर एंटिटी। यहाँ पर आप LLP मेंशन करेंगे एंड बेसिस ऑन आपका एड्रेस जनरेट होगा। ये देखिए यहाँ पर RD1, यहाँ पर भी तीनों एंटिटी है, तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम फाइल करेंगे। यहाँ पर देखिए सिन, सो RD1 जो है वो कंपनी के लिए होता है, किस कंपनी के अगेंस्ट आपको रेक्टिफिकेशन करना है, और LLP जो है वो अगेंस्ट द LLP होता है। सो आई होप ये वाला आपको मेजर डिफरेंस समझ आया होगा कि इन दोनों में मेजर अंतर क्या है। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमें एग्जिस्टिंग LLP का नाम चेंज करवाना है तो किस फॉर्म को फाइल करना है, या कंपनी का कराना है तो किस फॉर्म को फाइल करना है। तो ये आई होप क्लैरिटी आपको हो गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। पर जो अभी हमने ऊपर बात करी, जो 30 डेज का यहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन कर रखा है फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन किट में ऊपर दिखाया था ना, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, क्या वो इंस्ट्रक्शन किट में 30 डेज का पीरियड फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी इट इज करेक्ट और नॉट। मेरे हिसाब से वो 30 डेज नहीं होना चाहिए, वो 60 डेज होना चाहिए, जो कि इंस्ट्रक्शन किट में RD फॉर्म 1 में गलत लिखा गया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरा कमेंट करके ये भी बताइएगा, जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन किट में फीस मेंशन है, क्या वो फीस करेक्टली मेंशन है या नहीं। मुझे तो लगा वो फीस करेक्टली मेंशन नहीं है, नॉट मैचिंग एज पर रजिस्ट्रेशन ऑफ फीस। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसको। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप देख रहे थे जूम योर स्किल मंजू शर्मा के साथ। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।